बैठ बेटा बैठो। अब तो रहने में तुम आया तो तुम आवा करना। बहुत भारी मात्रा में आप हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे महंगी उपस्थिति है, मेरे मित्र मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी यहाँ आए और धौलपुर के जिलाधिकारी भी बैठे हैं, मध्य प्रदेश के डीजी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई, और मेरे कविता के यौवन को अपनी हथेलियों से आकार देने वाले डॉक्टर हरिओम कुमार भी बैठे हैं। लेकिन इस महफिल में जो सबसे महंगी उपस्थिति, सबसे बड़ी उपस्थिति है, मैं सबसे पहले उन्हें चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। पवन जी और देवेंद्र जी जैसे परोपकारी संत स्वभाव के बेटों को जन्म देने वाली माँ यहाँ बैठी है। वाह वाह वाह। मैं 14-15 वर्ष पहले आया था। इस कार्यक्रम में आना तय हुआ कि मुझे दोपहर में आना है, डॉक्टर भसीन जी का और आदरणीय भाभी का सम्मान करना है। पर मैं बाड़मेर में था और ये तय हुआ कि वहां से चार्टर जो है वो 14-15 लाख का होगा। तो पता चला कि जिसके यहाँ जा रहे हैं वो आयोजक फकीर है। लेकिन सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि डीजी फकीर है। राजा खेड़ा वालों, कोई ना कोई गड़बड़ तो है आपकी। हमारे यहाँ तो कोई ऐसे जो करा था वही दे देता। उत्तर प्रदेश में किसी ऐसे को बोल दो कुमार विश्वास आ जाएगा, चार्टर के पैसे दे दे, तो वो कहता हाँ अभी 2 पेट्रोल पंप वालों बोला दियो रे। लेकिन पता नहीं आपने, माता ने क्या संकल्प दिलाए, आपने कैसा संस्कार दिया, तो तय हुआ कि साहब वो दोपहर तक तो पहुंचेंगे नहीं। फिर वाली ट्रेन पकड़ लो, फिर ऐसा कर लो, जैसलमेर चले जाओ, जोधपुर चले जाओ, 5-6 दिन बड़ी मेहनत चली। फिर अंत में ये हुआ कि कब तक पहुंच सकते हो? मैंने कहा 7-8 बजे तक। तो बोले कि ठीक आ जाओ, फिर दोपहर का छोड़ो, फिर प्रोग्राम ही करा लेंगे। तो मैं उसी स्कीम के तहत आया। तो मैं बिल्कुल कवि के रूप में आमंत्रित नहीं था और ये तय नहीं था कि मुझे कविता सुनानी है, लेकिन सुयोग हो गया, बोनस मिल गया कि मैं भाई साहब से मिल गया। बहुत समय से मिला नहीं था, कोरोना से पहले भाई साहब से दर्शन हुए, बातचीत हुई, उसके बाद मिला नहीं था। इस महफिल में हमारे परिवार के लोग बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, छोटी बच्चियां आई हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। थोड़ा मोबाइल बेटा बंद कर लो। बिल्कुल। हाँ, पास में मध्य प्रदेश है, आधी रात रिकॉर्डिंग की आदत पड़ जाए तो आदमी फंस जाता है। और ये इसके ध्यान मत देना, इसको बिना बात ऐसे हंसने का अभ्यास है। इसका पेमेंट इसी बात का है। और अगर मेरे को मिला होता तो मैं भी यही कर रहा होता। मेरे को मिला नहीं। पर मध्य प्रदेश का तो भगवान ही मालिक होगा। मतलब डीएसपी भी कवि है, और डीजी भी कवि है, वो गृह मंत्री प्रोग्राम सुनने आ गया। भोपाल से चला आया। मैंने कहा नरोत्तम भाई से, मैं कतई खा लिए भाई। बोले नहीं यार, वो पवन जी के नहीं आना था, आपके नहीं आना था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। पारिवारिक उपस्थिति है, मेरी छोटी बहन ये रुचि बैठी है, अस्वस्थ हो गई थी, अब ठीक होके आई है, और मेरे परिवार के सब, ये लड़के को मैंने सुना बहुत अच्छा, दिल्ली में हमारे यहाँ कुपोषित चुटकुले लेकर जो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, उससे बेहतर लिख रहा है। ये एक देखिए, इसे कहते हैं अच्छा काम मिल जाए तो आदमी को भरे बाजार के आदर मिलता है। ये एक आदमी ने रिकॉर्डिंग के लिए लगाया गया है, पूरी महफिल में सब बैठे हैं, इसे एक स्टूल मिला है कि भाई तुम यहाँ पर पर तुम्हारे मध्य प्रदेश के चक्कर में कई लोग उत्तर प्रदेश से आया आदमी नहीं देख पा रहे। बहुत प्रणाम। मैं कुछ कविताएं आपको सुनाता हूँ। बारिश पड़ गई है और दिल्ली में भी बहुत बारिश हुई है, यहाँ भी बारिश हुई है, गेहूं तैयार खड़ा हुआ है, ऐसे में बारिश हुई है, किसान भी यहाँ पर हैं। अक्सर देखा होगा जब बारिश पड़ जाती है तो दिल्ली बंबई में रहने वाले लड़के लड़कियां फेसबुक स्टेटस अपडेट करते हैं, औसम मौसम, इट्स टाइम टू पकौड़ा। लेकिन मेरे से पहली पीढ़ी में किसानी हुई है, मेरे बाप ने हल चलाया है। बारिश पड़ती है
और मैं अपने बड़े से घर में बैठकर सुरक्षा से घिरा हुआ भगवान की ओर देख के कहता हूँ, राम जी अब मत बरस, माल पड़ा हुआ है, जिंदगी पड़ी है, किसान का सब तो ऐसे समय में मैं भाई साहब की आयु की बाध्यता भी समझता हूँ, यह भी समझता हूँ कि एक समय उन्होंने जिया है हिंदी कवि सम्मेलनों में, और यकीन मानिए हमारे अंदर अगर ये लिप्सा पैदा हुई, ये तृष्णा पैदा हुई कि ऐसा कुछ हो जाए कि हजारों आदमी तालियां बजाएं, पागल हो जाएं, तो पहली बार जिस कवि को देखकर पैदा हुई थी उसका नाम हरिओम पवार। अरे वाह वाह। ऐसे इतने कवि सम्मेलन हैं 30 साल पहले, 32 साल पहले, जिनमें मैं गीत पढ़ रहा था, शुद्ध गीत पढ़ रहा था, बीच में से कोई आवारा आवाज आई और मैं विचलित हुआ, और भाई साहब ने खड़े होकर मुझे संभाल कर कहा कि नहीं, मैं तब सुनाऊंगा, पहले इस लड़के को सुनो, ये आया है गीत लेकर। तो ये एक बड़ी बात है, बड़ी परंपरा है। आज उन्होंने एक खराब बात भी कही तो मुझे बुरी लगी। उन्होंने कहा कि वो मुझसे बड़ा स्टार है। ये कैसी भी संस्थान हो या कैसी भी इंडस्ट्री हो, हमें इतना पता है कि कोई भी शाहरुख खान हो जाए, दिलीप कुमार फिर भी बड़ा ही वे बड़े थे, बड़े हैं, बड़े रहेंगे। और उन्होंने कवि सम्मेलनों को संजीवनी ऊर्जा दी है, हजारों लोगों को आमंत्रित किया है, और इस देश में नेताओं को सामने बैठ के भयभीत होते मैंने देखा है कि हरिओम पवार आज है, पता नहीं कुछ बोल देंगे, कुछ कर देंगे। माहौल इस समय देश में ऐसा है कि इस समय बोलना खतरे से खाली नहीं। संयोग से मैं जिस प्रदेश में खड़ा हूं, यहाँ के मुख्यमंत्री भी मेरे बहुत आत्मीय मित्र हैं, प्रशंसक हैं, और संयोग से देश के प्रधानमंत्री भी बहुत पुराने प्रशंसक हैं, संयोजक हैं, कभी सम्मेलन कराते रहे हैं। लेकिन जो बात भाई साहब ने 30 साल पहले कही थी और हमने सुन ली थी, हम उसे आज भी मानते हैं कि सत्ताएं अगर कविताओं का समर्थन करेंगी तो या तो कविताएं नष्ट हो जाएंगी या सत्ताएं। मैं इस भावातिरेक में चला आया हूं कि मुझे पवन जैन साहब ने एक ऐसी बात कही कि मैं बहुत देर तक सोचता रहा। मैं नोएडा में नया मकान बना रहा हूं, क्योंकि 20 साल पहले मैंने जो घर बनाया था, 20-22 साल पहले, वो अब छोटा पड़ने लगा, 2000 मीटर का बंगला। तो अब लगा कि अब बड़े हो गए, तो 3-4 साल से चल रहा था, 4 साल से घर बनाएंगे, घर बनाएंगे। 4 साल पहले कुछ दोस्तों ने बेवकूफ बनाया कि दिल्ली आ जाना। मैंने कहा यार घर बना लेता हूँ। अरे बोले क्या घर बना रहा है? 3 साल बाद दिल्ली आ जाएगा, नहीं रहेंगे सब साथ। अच्छा ही हुआ कि मैं साथ नहीं रहा, वरना डीजी सुनना है, गृह मंत्री बैठा है, तो मैं इस जुगाड़ में लगे होते मेरे पीछे के दारू का हिसाब दे। कभी की विद्या पर सरस्वती होती है। ये बात मैंने 5 वर्ष पहले अचानक मेरे मुंह से निकल गई थी। एक दिन आएगा कि तुम इन्हीं हरकतों की वजह से जेल में हो गए। मेरे मुंह से निकल गई थी, वायरल भी हुआ था क्लिप। पंजाब पर भी मैंने 1.5 साल पहले जो बात कही थी, लोगों ने कहा पॉलिटिकली कह दी, कुमार विश्वास ने नाराज होकर कह दी। आज दुर्भाग्य से वो सत्य सिद्ध हो रही है, ईश्वर करे हुए पंजाब से बहुत अच्छे। तो मैं कुछ कविता आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन नई कविता पवार जी ने सुनाई है तो मैं भी नई कविता जरूर सुनाऊंगा। वाह। और जहां भाई साहब ने बात छोड़ दी है वहां से वो कविता सुनाऊंगा, और इस देश को सुननी चाहिए, अशोक गहलोत को सुननी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुननी चाहिए, सत्ता में बैठे हर आदमी को सुननी चाहिए। बहुत बातों से हम आपकी सहमत हैं, हम आपके प्रशंसक हैं, आप बढ़िया काम करते हैं, अच्छा बात है। लेकिन जहां जहां आप लड़खड़ाएंगे, जहां जहां आप गलत करेंगे, वहां सब चुप हो जाए, तब भी कोई ना कोई कभी बोलेगा, कोई ना कोई। वाह। मैं जानता हूँ युवा बहुत मात्रा में आए। बेटा बंद कर ले, कब तक के लिए बेटा बंद कर ले। सुन मुझे, मैं आया हूँ। ये देखो रंग है अलग अलग। एक 3 दिन पहले मैं बंबई में था, वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कन्वेंशन था, 5 सितारा होटल में, 2000 सीए सब। कल मैं बाड़मेर में था, 50-60 हजार लोग। आज मैं यहाँ हूँ, एकदम बिल्कुल मोहल्ले इकट्ठे हो गए। ये ऐसा लग ही नहीं रहा कवि सम्मेलन है, ये ऐसा है कि 3 मोहल्लों ने होली साथ मना ली और सब एक साथ इकट्ठे हो गए। बढ़िया बात। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इस बात का कि मैं घर बना रहा हूँ, इंटीरियर वाले मेहनत कर रहे हैं, मेरी बेटी कह रही है ये इसमें लगना चाहिए, ये इसमें मोल्डिंग्स लगनी चाहिए, और एक आदमी जो जिंदगी भर सरकार के 5 बीघे के बंगलों में रहा, जिसके दरवाजे होमगार्ड्स ने खोले हैं, जिसके आगे एस्कॉर्ट चलती है। मैंने पूछा
पवन जी से कि भाई साहब क्या प्रोग्राम है रिटायरमेंट के बाद? बोले कोई प्रोग्राम नहीं है, राजा खेड़ा वापस जाके रहूंगा। आपको लगता होगा कि सामान्य बात है कि हमारा गांव में लोग लौट आए। एक बार जो कस्बे से शहर पहुंचा वो लौट के नहीं आता जब तक कि उसके अंदर काम इतना ज्यादा ना हो जितना पवन जी के अंदर राजा खेड़ा है। ये बड़ा मुश्किल काम है जो उन्होंने किया है। मैं अपने पिताजी को 86 वर्ष के हो गए हैं, भाई साहब तुमसे तो बहुत लाड़ करते हैं, मतलब इन्हें अपना पांचवा बेटा मानते हैं। उन्हें कन्विंस करने में लगा हुआ हूँ, अपनी बेटियों से कहता हूँ बाबा को मनाओ कि बाबा किसी तरीके से नोएडा रहने लगे, क्योंकि बाबा प्रोफेसर है, रिटायर हुए हैं, पंडित आदमी, स्वयंसेवक और है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो पूरे लालाओं के, बनियों के, गोयल मित्तल के लड़के 3 पीढ़ी गुरु जी प्रणाम। तो मुझसे कह रही थी बाबा के आने में क्या दिक्कत है? मैंने कहा बाबा के आने में 50 लोगों की नौकरी लगानी पड़ेगी। तो क्यों? मैंने कहा जब सुबह बैठे तो गुजर के 50 आदमी गुरु जी प्रणाम। तो जड़ें छोड़कर आना कितना मुश्किल है कि मैं देख रहा हूं अपने पिता को, वो नहीं आ रहे, लेकिन एक हंसता मुस्कुराता एक ऐसा आदमी जिसकी जरूरत भोपाल को ज्यादा है। आज दुनिया के कोई भी विश्वविद्यालय पवन जैन को वाइस चांसलर रख सकता है, चांसलर रख सकता है। दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, इस आदमी ने भारत भवन चलाया, वो कुछ भी चला सकता है। और मैं देखता हूं कि छोटी छोटी नौकरी में लोग 2-2 साल का एक्सटेंशन लेने के लिए पीएमओ के चक्कर काटते हैं, गृह मंत्रियों की चापलूसी करते हैं। और मैंने आगे बढ़ के कहा कि भाई साहब थोड़ा और रुक जाइए, ले लीजिए, बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं कुमार, हो गई नौकरी, बड़ी ईमानदारी से मैं चादर बचा के लाया हूं, अब अपने गांव लौटना है, अपने लोगों के लिए काम करना है। ये ये पवन जी आपके लिए साधारण बात होती है, तो मुझे बहुत रोमांचित कर रही है, मैं बहुत अभिभूत हूँ इस बात को लेकर। और मैं आशा करता हूं कि ये होली का पर्व है, लेकिन ईश्वर कुछ ऐसा सुयोग बनाए कि राजा खेड़ा में जो जो नहीं हो पाया, राजा खेड़ा में जो जो संकट है, राजा खेड़ा के विकास के जो जो रावण है, उन सबका दहन आपके हाथों हो। मैं कहता नहीं हूँ किसी के लिए। परसों में कल में चला गया वहां, तो एक विधायक जी आ गए सामने, अभी हमारी बहन जी बैठी, मुझे विधायक जी चली गई, एक विधायक आ गए, तो लोकल कभी था बाड़मेर का, वो 5 बार मुझसे बोला भाई साहब विधायक जी आ गए, भाई साहब विधायक जी आ गए, भाई साहब वो विधायक जी बैठे, भाई साहब वो नीली कमीज में। अब मैं कविता पढ़ रहा था पीछे से, भाई साहब अगर मैंने कहा क्या विधायक जी कर रहा है, सल्सर बना के छोड़ के आया बात विधायक बनने की नहीं है, बात सांसद बनने की नहीं है, बात मंत्री बनने की। जगह घेरने और जगह बनाने में अंतर है। पवन जैन जगह घेरने नहीं आए, जो जगह उन्होंने बनाई थी, यहाँ बैठकर उन्होंने अपने गुरु से जो संकल्प लिया था IPS बनने के बाद कि जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं। कहना आसान है, मैंने 2 बार सरकार चला के देखी है साहब, उससे पहले मुझे भी लगता था ईमानदार बने रहना बड़ा सामान्य काम है, बेईमानी मत करो। लेकिन हम 3 लोग, जिनमें से एक तो LKG से साथ पढ़ा था, हमने देखा कि रोज कैसे दलाल आपके रोज कैसे लोग काम लेके आते हैं और ऐसा बताते हैं कि इससे देश का भला होगा, इससे दिल्ली का भला होगा। आपको लोभों से बाहर खड़े रह के अपना जीवन बिताना है। मैं तो 1.5-2 साल में थक गया था, चूर हो गया, बाहर भाग गया। पवन जी मैं आपको इस बात के लिए मैं प्रणाम करता हूं कि इस 35 साल की नौकरी में आपने नौकरी शुरू की होगी मुझे लगता है DSP से, जब आप ट्रेनिंग जाते हैं, और आज आप सबसे बड़े पद पर हैं जो हो सकता है पुलिस में DG। आपने बिना रिश्वत, बिना कोई ऐसा काम किए हुए इस चादर को जिस प्रकार निरब्ध रखा है, उसके लिए पूरे राजा खेड़े के संस्कार को मैं प्रणाम। मेरे कार्यालय के लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ जो टीम आई है, जो बंबई की है, जो दिल्ली की है, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतना थका हुआ हूँ, 1 घंटे कुल सोया हूँ। वो बोले साहब वहां तो पेमेंट भी नहीं है। एक बोला कि सर ऐसा करना, शुरू में जाके पढ़ देना और फिर कहना सुबह मीटिंग है। एक कह रहा कि सर कहना नींद नहीं आई है, तबीयत बहुत वैसी है, तो थोड़ा जल्दी पढ़ के निकला। तो मैंने कहा कि अब आ गए हैं, बात ये नहीं है कि मैंने पेमेंट लिया नहीं लिया, मुझे पैसा मिला नहीं मिला, बात ये कि वो आखिरी छोर पे जो आदमी 7 बजे से खड़ा है, जो 8 बजे से एक जिलाधीश जैसा व्यस्त आदमी अपना परिवार यहाँ के बैठ गया है कि कुमार विश्वास को सुनना है,
उसे प्यासा छोड़ के जाना कविता के प्रति अपराध है, जिसने मुझे कुमार विश्वास दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। तो अब मुझसे एक वादा करो कि मुझे आज वर्षों में ऐसा होता है जब पेमेंट नहीं मिलता। मैं जात का मामन हूं, लेकिन बनियों के सब गुरु पता है मुझे। यही तालियां जितनी मैं उठवाता हूँ, इससे दुगनी भाई साहब उठवाते थे, पैसे नहीं मांगते थे। मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, पैसे कैसे नहीं देगा आज। तो आज मेरा पेमेंट क्या है? आज मेरा पेमेंट आपकी वाह है, आपकी तालियां के दाम है। वाह। तो ये ना लगे कि पेमेंट नहीं हुआ है। अब मैं पहली रख फोन चल करके देखियो, घर में लुगाई बना दी तेरा लाल से काला। गंदी गंदी हरकतें करते हो। बैठ जा बेटा, बैठ, तू भी बैठ। इसके मित्र भी बैठ जाए। मध्य प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, 3 प्रदेशों की पुलिस लगी हुई है और केंद्र की मेरे साथ लगी हुई है। राजा खेड़ा ही पुलिस ग्राउंड हो गया है। एक वादा मैं और भाई साहब आपसे करता हूँ, आप बस रहे हैं, दोबारा अपने घर वापस लौटे हैं। आप तो लोग आप तो वनवास काट के लौटते हैं, आप तो राजमहल भोग के लौटे हैं। हाय हाय, वाह वाह। आज तो जल्दबाजी में वापस चला जाऊंगा, कल सुबह काम बहुत सारे हैं। लेकिन राजा खेड़ा में आना, आज पूछा भाई साहब घर कहाँ? बोले जो पिताजी ने बनाया था उसे ही थोड़ा ठीक करके वहीं रहूंगा। आप जब तक राजा खेड़ा के में काम कर रहे हैं, मैं आज इन हजारों लोगों के सामने ये वचन दे रहा हूं कि जब जब आप मुझे बुलाएंगे राजा खेड़ा के लिए, तब तक मैं आता रहूंगा। कि मैं अपने गीत गजलों से बस इसी तरह दाल दीजिए की तरह सुनेगा। अब देखिए, मध्य प्रदेश में तो अभी नेता लोग बैठे थे, भाजपा के भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, बचे हुए होंगे। नहीं, अकेली जगह है। कल 2 विधायक बैठे थे कांग्रेस के बाढ़ में। तो मैंने पूछा कि भाई दुनिया भर में जाओ तो 2 पार्टी, एक में भाजपा वाले बैठे, कांग्रेस वाले बैठे। राजस्थान अकेली जगह है जब पूछना पड़ता है कांग्रेस में कि जोधपुर वाले हो कि दौसा वाले हो। बड़ी स्वावलंबी पार्टी है। डॉक्टर वसीम बड़े भद्र पुरुष हैं, आंखों के देश के दुनिया के सबसे बड़े नामों में इतने शरीफ आदमी है कि कोई भी आंख दिखा जाता है। जो आता है हमारे 24 साल पहले 70 साल के लिए दिखा दे कोई। मेरे के लोग हैं, निवेदन करता हूँ कि मैं अपने गीत गजलों से, क्या इसमें क्या हुआ? तो कांग्रेस में क्या? भाई क्या हुआ? अरे इस बात से खुश हो जाओ, पिताजी की याद में शिविर लगा है और हजारों हजार लोग इकट्ठे हैं। कोरोना के बाद इतने लोग दिखे एक साथ बिना मुंह पे बांधे। वरना तो हम तो जैन मुनियों को प्रणाम करने जाते थे, पूरा देश ही जैन मुनि हो गया था। ये जादू है ना बंसीवाले का कि हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। इस बात के लिए प्रसन्न हो जाओ। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि देखो, कोरोना अगर कोई मनुष्य होता तो भारत में आके तो डिप्रेशन से मर जाता। क्योंकि दुनिया में जिस जिस देश में गया वहां लोग रोने पीटने लगे। हिंदुस्तान में आया कोरोना तो ऐसा लग रहा था फेस्टिवल चल रहा है। किसी की लुगाई पिज्जा बना रही है, किसी की पास्ता बना रही है, किसी के अपने घर वाले के बाल काट रही है। ऊपर से भाजपा प्रधानमंत्री लिए आए। उन्होंने कहा 5 बजे थाली बजाओ। चीजें
मेरे को कांग्रेसी का फोन आया, मुझे प्रधानमंत्री ने कहा थाली बजाओगे, तो कांग्रेसी का फोन आया, बोले कुमार साहब क्या होगा 5 बजे? मैंने कहा देख आवाज आएगी। तो बोले कैसे? मैंने कहा जो उनके समर्थक है वो थाली पीटेंगे और तुम लोग छाती पीटो, आवाज आएगी। और लोग समझते हैं कि गांव के कस्बे के लोग राजनीति नहीं समझते। टिप्पणी बता रहा हूँ जो भाई साहब कहते हैं तालियों की गूंज महसूस हो, पर्दे फट जाएंगे। देश का दुनिया का पहला नेता है हमारा प्रधानमंत्री, कांग्रेसियों तुम समझ ही नहीं पा रहे। पहला नेता है भाई साहब, आप टिप्पणी सुनना। जो विरोध किस बात पे कराना है ये भी खुद ही तय करता है। अजय कांग्रेस 2-3 महीने विरोध करते रहते हैं, फिर एक दिन कमेंट होके कहता है मित्रों अच्छा खासा गुजरात में चुनाव हार रहे थे, फंस तो गया ही था, ऐसा टेढ़ा फंस गया था, पता नहीं कहां से। ये तुम कांग्रेसी पता करो, तुम्हारे यहाँ भी उनके कुछ लोग हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में तो पता नहीं चलता कि इधर के हैं कि इधर के हैं। अच्छा खासा चुनाव गुजरात में फंस गया था पिछली बार, पता नहीं कहां से 9 दिन पहले मणिशंकर अय्यर प्रकट हुए। उनके मुंह से निकलते हैं कि बड़ा नीच आदमी। भाई पकड़ लिया प्रधानमंत्री, अगले दिन जहाज पकड़ के अहमदाबाद, 2 लाख आदमी सामने और हाथ जोड़ के मने नीच कहे। एक ही गाली थी, ये साथ क्यों बोलना है? का बोला नहीं था सबका साथ सबका मेरी गाली का कर दिया उनका, मेरी गाली का बेकार। जो आदमी पकड़ में नहीं आ रहा, तुम सोच रहे हो डायरेक्ट कुछ नहीं आ रहा लोग मुश्किल का। अरे जब आए 14 में प्रधानमंत्री बने, वो मन लगा रहा हूँ थोड़ा तुम्हारा ऐसा पुराने वाले वही रहता ढूंढ गए। तो कई बार ना आगे हंस देता है। ये रालोद का काम करता है, रालोद का देता है। ये कोई भी खड़ा हो उसे जयंत चौधरी समझता है। तो 14 में जब सरकार बनी तो भाई साहब जिस चैनल को देखो, जो चैनल न्यूज का खोलो, मोदी मोदी। तो एक कांग्रेसी मुझे मिला 15, मैंने उससे कहा भाई आजकल कौन सा न्यूज चैनल देखते हो? बोले जी हमने देखने बंद कर दिए। मैंने कहा क्यों? बोले जिसे खोलो मोदी मोदी। तो मैंने कहा फिर तुम लोग क्या देखते हो? बोले हम लोग डिस्कवरी देखते हैं। अच्छा ये बात प्रधानमंत्री को पता चल गई। डिस्कवरी देगा। बेटा डिस्कवरी देखते हो? डिस्कवरी बंद कर दो, अभी आता हूँ भाई, मेरा उस पर तैयार। डिस्कवरी में सिर वो मैच ड्रॉ हो गया अहमदाबाद वाला ऑस्ट्रेलिया से, 200% ऑस्ट्रेलिया हार जाती है अगर वो हमारे कप्तान के बजाय ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के साथ चलते। मैं कह रहा भाई इसके साथ रजला बनना गया ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो एक ही बात कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान से, क्या मैच खेलता है चुनाव लड़। वो कहता था थैंक यू कि मैं अपने गीत गजलों से, कविता वहीं खड़ी है और ये चलेगा अगले 1-1.5 घंटे। ये तुम्हें तय करना है कि पकड़ना क्या है। ऐसे की सवारी हो तो पक्के की हो कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। पीछे तक बात करिए जहां जहां अच्छा लगा, समझ में आए ना आए कहिए। स्वामी रामदेव जी कहते हैं करने से होता है। ये जितने कुर्सी पर बैठे भाई साहब, आप कितना भी कहवा लो इनसे, ये जितने बैठे